Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 19 January 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. First article is about Iran-Pakistan border conflict. This topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. देखिए थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। ईरान और पाकिस्तान बॉर्डर शेयर करते हैं आपस में, और जिस रीजन में इनका बॉर्डर लाई करता है उस रीजन को कहा जाता है बलोचिस्तान रीजन। बलोचिस्तान रीजन का कुछ एक हिस्सा ईरानियन साइड में पड़ता है और कुछ एक हिस्सा पाकिस्तानी साइड में पड़ता है। दिस इज पाकिस्तानी बलोचिस्तान रीजन एंड दिस वुड बी नोन एज ईरानियन बलोचिस्तान रीजन, जिसको सिस्तान बलोचिस्तान नाम से भी जानते हैं। और ये जो बॉर्डर है ईरान और पाकिस्तान के बीच में, ये लगभग 959 किलोमीटर लॉन्ग है। ये बॉर्डर रीजन में पाकिस्तानी साइड में जिस कम्युनिटी के लोग रहते हैं वो है बेसिकली हजारा सियास। हजारा सियास इनको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दे बेसिकली बिलोंग टू द सिया सेक्ट ऑफ इस्लाम। और पाकिस्तान के अंदर जो मेजर सेक्ट है इस्लाम का वो है सुन्नी। 80 to 85% जो पॉपुलेशन है पाकिस्तान की वो सुन्नी सेक्ट को बिलोंग करती है। तो मेजॉरिटी सुन्नी है, हजारा सियाज हैं, and for that reason the Hajaras have to face a lot of discrimination, sect based discrimination and ethnicity based discrimination इनको फेस करना पड़ता है। अब ये सियाज, हजारा सियाज, इन्होंने काफी सारे इंसर्जेंट या सेपरेटिस्ट ग्रुप्स बना रखे बिकॉज ऑफ अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैज़ बीन नेग्लेक्टेड। इनके ऊपर अलग अलग तरीके से एट्रोसिटीज़ किए जाते हैं, इनके ह्यूमन राइट्स वायलेट किए जाते हैं। तो दे हैव क्रिएटेड सेपरेटिस्ट ग्रुप्स, इंसर्जेंट ग्रुप्स। अभी वो इंसर्जेंट ग्रुप्स को सप्रेस करने के लिए पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI या वहाँ की आर्मी ने सुन्नी बेस्ड टेरर ग्रुप्स बना दिए। पाकिस्तान आर्मी और ISI का तो काम आप जानते ही हैं, दे ऑलवेज यूज टेरर ऑर्गेनाइजेशंस एज देयर प्रॉक्सीज टू गेट देयर मोटिव्स फुलफिल्ड। तो पाकिस्तानी ISI ने, आर्मी ने यहाँ पे कई सारे सुन्नी बेस्ड टेरर ग्रुप्स बनवा दिए। अभी यहाँ पे कैसा है कि हजारा सियास के इंसर्जेंट ग्रुप्स या सेपरेटिस्ट ग्रुप्स भी एक्टिव हैं और कई सारे सुन्नी बेस्ड टेरर ग्रुप्स भी एक्टिव हैं। उसमें से कई सारे सुन्नी बेस्ड टेरर ग्रुप्स over a period of time they are looking for independence in the sense independence from the influence of Pakistani army and ISI। इसी को कहा जाता है फ्रैंकेस्टीन मॉन्स्टर। when you create a monster in the early phase it will work for you, over a period of time it will look for its own autonomy and then it will work against you, it might kill you also। फ्रैंकेस्टीन मॉन्स्टर ये सी आइडिया को रिफ्लेक्ट करता। तो मुद्दा यह है कि कई सारे टेरर ऑर्गेनाइजेशंस, सुन्नी बेस्ड टेरर ऑर्गेनाइजेशन जो पाकिस्तानी ISI ने यहाँ बनवाया टू सप्रेस सिया इंसर्जेंट ग्रुप्स, वो फ्रैंकेस्टीन मॉन्स्टर बन चुके हैं। अब यहाँ पे पूरी तरह से पाकिस्तानी जो बालोचिस्तान रीजन है यहाँ पे केओस मचा हुआ है। हजारा सियास के इंसर्जेंट या सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं, सुन्नी टेरर ग्रुप्स हैं। अभी ये जो यहाँ पे सुन्नी बेस्ड टेरर ग्रुप्स बने हैं ये लोग कभी कभार ईरान साइड में भी अटैक कर देते हैं। ये हजारा सियाज को तो मारते ही हैं, ये ईरान साइड में भी अटैक कर देते हैं। ईरानियन रिवॉल्यूशनरी आर्मी, वहाँ की आर्मी को कहा जाता है, उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। ईरान के बलूचिस्तान रीजन में वो अटैक कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ईरान इज एसेंशियली ए सिया कंट्री। ईरान में ज़्यादातर सियाइट कल्चर या पर्सियन कल्चर फॉलो होता है। तो यहाँ के जो सुन्नी बेस्ड टेरर ग्रुप्स हैं दे समटाइम्स अटैक ऑन दिस साइड ऑल्सो, ईरान रिवॉल्यूशनरी आर्मी को और ईरान की अलग अलग मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे अटैक कर देते हैं। आइडिया दैट आई एम ट्राइंग टू कन्वे इज कि इस साइड में पूरा केओस मचा हुआ है। पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान प्रोविंस है, इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, टेरर ग्रुप्स हैं, सम ऑफ द टेरर ग्रुप्स एक्टिंग एज प्रॉक्सी टू द ISI, सम ऑफ द टेरर ग्रुप्स लुकिंग फॉर ऑटोनॉमी फ्रॉम ISI। अभी यहाँ पे
बलोच लोगों का हजारा सियास का ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता रहा है। पाकिस्तानी सरकार हमेशा से इस एरिया में जो भी ट्रबल्स हैं उसके लिए फॉरेन एक्टर्स स्पेशली इंडिया को एलीज करते हैं, इंडिया को उसके पीछे रेस्पॉन्सिबल ठहराते हैं कि इंडिया इस एरिया में डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है, इंडिया आर्म्स एम्यूनेशन सप्लाई करता है टू द इंसर्जेंट ग्रुप्स, राइट। जैसे हमारे यहाँ पे भी तो हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है जिसमें काफ़ी हद तक एलिमेंट ऑफ ट्रुथ भी है कि जो भी इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं नॉर्थ ईस्ट के, जैसे एनएससीएन खापलांग जो नागालैंड में एक्टिव है, उसको चाइना सपोर्ट करता है। पाकिस्तान कहता है कि यहाँ पे जो सिया इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं बलोच लोगों के, बलूचिस्तान के हजारा सियास के, उसको इंडिया सपोर्ट करता है। ऑफ कोर्स इंडिया हैज ऑलवेज रेफ्यूटेड सच एलिगेशंस फ्रॉम पाकिस्तान। लेकिन फिर क्या हुआ 2016 में जब उरी अटैक हुआ भारत के अंदर, उरी टेरर अटैक हुआ जून में, उसके बाद से इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस पूरी तरह से खत्म हो गए। तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसके बाद जब 2016 में इंडिपेंडेंस डे स्पीच दिया 15 अगस्त को, तो इनडायरेक्टली बलूचिस्तान का जिक्र किया कि पाकिस्तान जो कश्मीर में टेररिज्म फैलाता है वो ये ना भूले, इनडायरेक्टली बहुत ही इम्प्लिसिट तरीके से वो ये ना भूले कि उसके देश के अंदर भी बलूचिस्तान है। इनडायरेक्टली कि टेररिज्म रोक दो तुम कश्मीर के अंदर, उरी जैसा अटैक तुम दोबारा मत करो, नहीं तो हम लोग भी बलूचिस्तान में वो कर सकते हैं जिसका अभी तक तुम सिर्फ एलिगेशन लगाता है, और फिर तुम्हारे और टुकड़े हो जाएंगे। इनडायरेक्टली बहुत ही इम्प्लिसिट तरीके से बंधे हुए शब्दों में उन्होंने पाकिस्तान को याद दिलाया कि देखो, डोंट प्रमोट टेररिज्म इन कश्मीर, बिकॉज इफ वी स्टार्ट प्रोमोटिंग इंसर्जेंसी इन दिस रीजन, और ऑलरेडी इस रीजन में काफ़ी केओस है, देन यू विल हैव बिगर प्रॉब्लम्स। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि पाकिस्तानी अथॉरिटीज क्लेम कि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ इज एडिंग बलोच सेपरेटिस्ट। ठीक है, ये तो एलिगेशंस है। अब करंट डेवलपमेंट पे आते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा क्योस है, और यहाँ के जो सुन्नी टेरर ग्रुप्स हैं, पाकिस्तानी आईएसआई की भी नहीं सुनते, आर्मी की भी नहीं सुनते, और यहाँ पे सिया ईरान के ऊपर अटैक कर देते हैं, कभी कभार ईरानियन रिवॉल्यूशनरी आर्मी को पे भी अटैक कर देते हैं। उसी के जवाब में हाल फिलहाल में ईरान ने एक अनएक्सपेक्टेड एक्शन ले लिया। ईरान ने एयरबॉर्न बॉम्बिंग कर दी ऑन द पाकिस्तानी साइड ऑफ बलूचिस्तान, और एयरबॉर्न बॉम्बिंग में ईरान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान बेस्ड जो सुन्नी टेरर ग्रुप्स हैं उनको टारगेट करने की कोशिश की। उसमें भी मेनली सुन्नी टेरर ग्रुप जैश अल अदल को टारगेट करने की कोशिश की, क्योंकि जैश अल अदल ये वो टेरर ग्रुप है बलूचिस्तान रीजन का जो बनाया तो आईएसआई द्वारा गया ही है, लेकिन नाउ इट डज नॉट एक्ट ऑन डायरेक्शंस ऑफ आईएसआई। तो जैश अल अदल they attack on the military establishments of Iranian साइड, इरानियन रिवॉल्यूशनरी आर्मी के ऊपर भी अटैक करते हैं। तो इसी जैश अल अदल, जिसका दूसरा नाम है आर्मी ऑफ जस्टिस, को 2012 में बनाया गया था, इट हैज ए सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन द बलूचिस्तान रीजन ऑफ पाकिस्तान, उसके ऊपर अटैक किया इरानियन आर्मी ने, एयरबॉर्न अटैक किया। और ये जो जैश अल अदल है, इट कीप्स ऑन एंगेजिंग इनटू एम्बुसेज assassination ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऑफ ईरान सिंस 2012। तो पहले तो ईरान ने अटैक किया बलूचिस्तान रीजन ऑफ पाकिस्तान, और वहां के जैश अल अदल के टेरर ग्रुप्स को टारगेट करने की कोशिश की। पाकिस्तान ने भी काउंटर अटैक किया। पाकिस्तान ऑल्सो लॉन्च्ड सिमिलर स्ट्राइक्स इन ईरान। उसने कहा कि देखो, तुम्हारे साइड में भी कई सारे बलूचिस्ट, ये जो हजारा सियास इंसर्जेंट ग्रुप्स इधर है ना, इन हजारा सियाज इंसर्जेंट ग्रुप्स का कुछ एक आप कह सकते हैं फैक्शन या ग्रुप ईरान साइड से भी एक्टिव है, और ईरान साइड से वो सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज को प्रमोट करता है। तो पाकिस्तान ने कहा कि अब हम उन पे अटैक करेंगे। तो पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में इट लॉन्च स्ट्राइक्स ऑन द मिलिटेंट ग्रुप्स एक्टिव इन ईरान, स्पेशली द हजारा सियास मिलिटेंट ग्रुप इन ईरान। तो इस कारण से पूरा का पूरा ये जो रीजन है, ये बलूचिस्तान रीजन, ईरान और पाकिस्तान वाला, ये पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया है, क्योंकि पहले ईरान ने अटैक किया पाकिस्तान के टेरर कैंप्स के ऊपर, और पाकिस्तान ने अटैक किया ईरानियन साइड के टेरर कैंप्स के ऊपर। व्हाट वुड बी द पॉसिबल इम्प्लीकेशंस फॉर इंडिया? इसका इंडिया पे और इंडिया के इंटरेस्ट पे क्या असर पड़ेगा? देयर कुड बी पॉसिबल स्पिल ओवर। स्पिल ओवर मतलब कि अभी यहाँ पे तो डिस्टर्बेंसेस हैं,
ये डिस्टरबेंसेस का इम्पैक्ट धीरे धीरे पूरे साउथ एशिया में पड़ सकता है अगर ये फुल स्केल वॉर में कन्वर्ट हो जाता है तो, बिटवीन ईरान एंड पाकिस्तान. Second is turbulence in Afghanistan. You see, these two countries share a long border with Afghanistan. तो अफगानिस्तान इसी प्रॉक्सिमिटी में है. तो अगर इनके बीच में कन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है, एस्केलेट हो जाता है, तो देयर वुड बी चांसेस ऑफ इंक्रीज्ड टर्बुलेंस इन अफगानिस्तान. अफगानिस्तान के अंदर तो ऑलरेडी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं. वहां पे तालिबान की सरकार आ गई है सिंस 2021. और अब अगर यहाँ पे टर्बुलेंस और बढ़ जाता है तो तालिबान में भी तो काफी ज्यादा आप कह सकते हैं कि डिसएरे है, काफी सारे फैक्शंस हैं आपस में, उनके टेंशन्स हैं. यहाँ कन्फ्रंटेशन बढ़ते हैं इन दोनों देशों के बीच में तो अफगानिस्तान के अंदर फिर से एक पूरा केओस आ सकता है. और भारत ने जो भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स अफगानिस्तान में किए हैं, जिसका अब हम लोग लॉन्ग रन में बेनिफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, नॉट इकोनॉमिक बेनिफिट बट हमारा सॉफ्ट पावर इन अफगानिस्तान एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो डिनाई हो जाएगा. इंडिया ने कई सारे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स अफगानिस्तान के अंदर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स लगाए हैं. जैसे अफगानिस्तान की पार्लियामेंट बिल्डिंग हमने क्रिएट की, भारत ने क्रिएट की. ये जरांज दिलाराम हाईवे अफगानिस्तान के अंदर बनाया. एक डैम बनाया जिसका नाम है इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम. ऑल सच प्रोजेक्ट्स हैव बीन क्रिएटेड बाय इंडिया. सो बाकी अफगानिस्तान के अंदर हम नहीं चाहते कि काफी ज्यादा क्योस हो. तीसरा चाबहार प्रोजेक्ट, ये देखिए ये चाबहार पोर्ट है. चाबहार पोर्ट को इंडिया, चाबहार का पोर्ट का एक टर्मिनल है साब बहस्ती टर्मिनल, जिसको इंडिया ईरान के साथ मिलकर के जॉइंटली डेवलप कर रहा है. चाबहार पोर्ट का इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है क्योंकि इट विल कनेक्ट एंड गिव एक्सेस टू इंडिया टू अफगानिस्तान, सेंट्रल एशियन कंट्रीज by bypassing Pakistan. Otherwise, if you have to go to Afghanistan, we have to move via Pakistan, and Pakistan does not allow us accessibility to Afghanistan. तो चाबहार पोर्ट हमारे लिए इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है. स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट क्यों है? इकोनॉमिकली तो इसलिए है क्योंकि ट्रेड एक्सेस प्रोवाइड करेगा टू डिफरेंट कंट्रीज, बट स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इट प्रोवाइड्स अस एक्सेस टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया. प्लस चाबहार पोर्ट अगर हम डेवलप कर लेते हैं तो इट विल हेल्प अस इन नलिफाइंग द ग्वादार पोर्ट ऑफ पाकिस्तान विच इज बीइंग डेवलप्ड बाय, इनफैक्ट इट हैज बीन ऑलरेडी डेवलप्ड बाय चाइना. सो ग्वादार पोर्ट पे चाइना का काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है. इनफैक्ट इट इज वन ऑफ द पोर्ट्स विच इज कंसिडर्ड अंडर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स. बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है, इंडियन ओशन में, तो इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स. मतलब सीरीज ऑफ पोर्ट्स दैट इज बीइंग developed by China in order to encircle India. तो ग्वादार पोर्ट के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए इंडिया के लिए जरूरी है कि इन चाबहार पोर्ट को डेवलप कर रहे हैं जो वो सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो. लेकिन अगर इस एरिया में क्योस मचता है तो चाबहार पोर्ट का जो प्रोजेक्ट है हमारा वो और डिले हो जाएगा. देयर विल बी सिक्योरिटी क्राइसिस इन पाकिस्तान, देयर विल बी मोर डिसएरे, मोर क्योस इन पाकिस्तान, एंड व्हेन देयर विल बी क्योस देन द टेरर ग्रुप्स विल बिकम मोर एक्टिव एंड दैट माइट लीड टू इंक्रीज इन मिलिटेंसी, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर. तो ये सब तमाम समस्याएं हो सकती हैं बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड ईरान पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट इन द बालोचिस्तान रीजन. द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट लीडार सर्वे. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू. Look, LIDAR stands for Light Detection and Ranging. ये LIDAR जो होता है, it is a method through which exact distance can be calculated. 3D map can be also created of a particular region. तो LIDAR सर्वे से एग्जैक्ट डिस्टेंस किसी भी ऑब्जेक्ट का कैसे मेजर होता है वो जरा समझिए. LIDAR जो डिवाइस होगा, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, इसका पूरा नाम होता है. LIDAR डिवाइस में दो चीजें होंगी मेनली. एक होता है ट्रांसमीटर जहां से लाइट भेजा जाता है, और एक होता है रिसीवर जहां पे लाइट रिसीव होता है. तो LIDAR सिंपली क्या करता है, लाइट को थ्रो करेगा और फिर लाइट को रिसीव करेगा. इसमें जितना भी वक्त लगेगा, अब यही तो प्रेसिजन है. LIDAR डिवाइस जो है वो इतने कम टाइम को भी मेजर कर लेता है एकदम प्रिसाइज तरीके से. और फिर क्या करेगा, स्पीड ऑफ लाइट दैट इज समवेयर क्लोज टू 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड. तो स्पीड ऑफ लाइट मल्टीप्लाइड विद दिस टाइम, जो भी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड टाइम लगेगा उसको मल्टीप्लाई किया.
सो दैट वुड बी दिस डिस्टेंस, यहां से यहां और यहां से यहां वापस आया, तो दिस डिस्टेंस वुड बी स्पीड ऑफ लाइट एंड टाइम टेकन फॉर द लाइट टू हिट दिस ऑब्जेक्ट एंड अगेन कम बैक टू द रिसीवर। स्पीड ऑफ लाइट मल्टीप्लाई विद टाइम, इसको दो से अगर डिवाइड कर दिया जाए देन दैट वुड बी द एग्जैक्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस lidar डिवाइस एंड दिस ऑब्जेक्ट। lidar डिवाइस और इस ऑब्जेक्ट के बीच में जो एग्जैक्ट डिस्टेंस है दैट वुड बी बिकॉज दैट वुड बी कैलकुलेटेड लाइक दिस। अब ये जो lidar डिवाइस है ये किसी एयरबॉर्न डिवाइस में, ड्रोन वगैरह में फिट करके, हेलीकॉप्टर वगैरह में फिट करके किसी एरिया का सर्वे करके उस एरिया का 3D मैपिंग भी ऐसे किया जा सकता है। lidar डिवाइस की मदद से एग्जैक्ट डिस्टेंस पता लग जाता है, और एग्जैक्ट डिस्टेंस जब पता लग जाएगा तो फिर आप उस एरिया का 3D मैपिंग भी बना सकते हैं। तो lidar डिवाइस कैन बी यूज्ड to know the exact depth of ocean surface. Lidar device is also used for calculating phytoplankton density. Phytoplankton, I hope you understand. तो waterborne आप कह सकते हैं कि माइक्रो एल्गी डेंसिटी एंड बायोमास, किस जगह पे कितना टेरेन एलिवेशन है, यानी कि ग्राउंड जो है कितना एलिवेटेड है, रोड कंस्ट्रक्शन, लार्ज बिल्डिंग, उन सब का मैपिंग 3D मैपिंग किया जा सकता है विथ हेल्प ऑफ lidar टेक्नोलॉजी। lidar टेक्नोलॉजी हाल फिलहाल में न्यूज में क्यों आया? क्योंकि इक्वाडोर में अमेजन रेन फॉरेस्ट का lidar बेस्ड सर्वे करने के बाद पता चला कि देयर वाज ए ह्यूज हिडन सिटी। पुराने जमाने का पूरा का, जैसे कैसे हमारे यहाँ पे मोहनजोदारो, हड़प्पा, ये सब सिटी को हमने एक्सकैवेट किया, वैसे ही lidar सर्वे से पता चला कि इक्वाडोर का जो अमेजन रेन फॉरेस्ट है वहां के नीचे साइड में अ ह्यूज city was subducted. Luxuriant vegetation. A huge city hidden by luxuriant vegetation of the Amazon rainforest was recently discovered in Ecuador by lidar survey. Lidar survey is very much similar to radar and sonar. The only difference is कि lidar में लाइट का इस्तेमाल होता है और रडार में रेडियो वेव्स का और सोनार में साउंड वेव्स का इस्तेमाल होता है। टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट कार्बी यूथ फेस्टिवल। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू। सीधा सीधा तो प्रश्न नहीं आएगा मेंस में, पीटी में भले आ जाए, लेकिन मेंस में अगर कभी असम कल्चर के बारे में कुछ प्रश्न हो, अलग अलग जगहों के कल्चर के बारे में आपको बताना हो, तो आप इन सब चीजों को मेंशन कर सकते हैं। तो कलेक्ट करते चलिए, आगे काम आएगा मेंस में। कार्बी यूथ फेस्टिवल दिस ईयर इज being conducted at Taralang Show. It is currently going on in Taralang Show of Karbi Anglong region. So this Karbi Youth Festival in Taralang Show is major Karbi ethnic festival. इस फेस्टिवल के दौरान ये जो कार्बी ट्राइब के लोग हैं दे रिफ्लेक्ट देयर कल्चरल इथोस, जो उनकी कल्चरल सभ्यता संस्कृति जो प्रोटेक्ट करते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो कार्बी ट्रेडिशनल गेम्स हैं दे आर प्रमोटेड एंड केप्ट अलाइव थ्रू दिस कार्बी यूथ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो इस साल 2024 में 50वां कार्बी यूथ फेस्टिवल मनाया जा रहा है। The next topic is about Jonbil Mela. Historic Jonbil Mela gets underway. This topic is again important from our syllabus GS paper 5 Assam culture point of view. देखिए जॉनबिल मेला हर साल मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट होता है। कई 100 सालों से ये जॉनबिल मेला चलता आ रहा है। जॉनबिल मेला इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन द नेक्स्ट थर्सडे ऑफ माघ बिहू। जैसे कि कल का दिन माघ बिहू का अगला जो थर्सडे होता है उस दिन जॉनबिल मेला शुरुआत होती है। जॉनबिल मेला में लोग जो है बार्टर सिस्टम में गुड्स को एक्सचेंज करते हैं, चीजों को एक्सचेंज करते हैं। जॉनबिल मेला इज हिस्टोरिकली एंड कल्चरली सिग्निफिकेंट। इसका हिस्टोरिकल रीजन क्या है जॉनबिल मेला का, वो जरा समझते हैं। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल फैक्ट्स देयर वाज ए रॉयल मैरिज, मतलब दो रॉयल फैमिलीज के बीच में एक मैट्रिमोनियल अलायंस हुआ, जहां पे प्रिंस ऑफ गोभा किंग नेमली लैंगबोर एंड प्रिंसेस ऑफ जयंतिया किंगडम हिलाली, उनके बीच में मैरिज सेरेमनी हुई। और मैरिज सेरेमनी
और ये बात है 15th सेंचुरी की। तो मैरिज बिटवीन प्रिंस ऑफ गोवा किंग एंड प्रिंसेस ऑफ जयंतिया किंगडम हिलाली on the bank of this Johnville River was conducted. The bank of this Johnville River was conducted. So during 15th century, so on the next day, ये मैरिज माना जाता है कि it was conducted in on Wednesday, and then on next day a Johnville Mela was started on this day in remembrance of this royal marriage. So Johnville is not actually river; it's a water body, right? तो Johnville के बैंक पे this started. जो स्टूडेंट्स मौरी गांव के होंगे, they can enlighten me what how exactly it is like, right? तो जितना मुझे हिस्ट्री पढ़ के समझ आया उतना मैंने यहाँ पे बताया। गोवा बाकी चिन्मय सर आपको बेहतर बताएंगे। तो गोवा किंगडम, जयंतिया किंगडम, इन के प्रिंस और प्रिंसेस के बीच में मैरिज 15th सेंचुरी में वेंसडे को शादी हुई। थर्सडे से फिर यहाँ पे जॉनबिल मेला लगाया गया। तो हर साल माघ बिहू के अगले थर्सडे को जॉनबिल मेला लगता है मौरी गांव में, और वहाँ पे बार्टर सिस्टम में लोग चीज़ों को एक्सचेंज करते हैं। इट इज़ कल्चरली एंड हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट पक्के हॉर्नबिल फेस्टिवल। याद रखिएगा ये अरुणाचल का फेस्टिवल है, अरुणाचल प्रदेश का। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है। देखिए पक्के हॉर्नबिल फेस्टिवल, इट रिसेंटली स्टार्टेड इन अरुणाचल प्रदेश। इसका मेन पर्पस है टू एम्फेसाइज ऑन द कंजर्वेशन ऑफ हॉर्नबिल। याद रखिएगा हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ होता है? नागालैंड में। मैंने आपको बताया कुछ ही दिनों पहले दिसंबर महीने में मैंने आपको बताया था कि हॉर्नबिल फेस्टिवल इज इन नागालैंड। 1963 से हर साल होता है पक्के हॉर्नबिल फेस्टिवल इन अरुणाचल प्रदेश। और इसका मेन पर्पस होता है टू प्रमोट द कंजर्वेशन ऑफ हॉर्नबिल बर्ड्स विच आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड्स। 2019 में दिस पक्के हॉर्नबिल फेस्टिवल वाज डिक्लेयर्ड एज स्टेट फेस्टिवल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। पक्के टाइगर रिजर्व की अगर बात की जाए तो इट इज इन द कामेंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, और इसी के पास पक्के हॉर्नबिल फेस्टिवल कंडक्ट कराया जाता है। दिस पक्के टाइगर रिजर्व जो कामेंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल में है, यहाँ पे पक्के हॉर्नबिल फेस्टिवल कराया जाता है। इसको पखुई टाइगर रिजर्व नाम से भी जानते हैं। इट फॉल्स बिटवीन द ईस्टर्न हिमालय बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है ये आपको जानना चाहिए। भारत के टोटल 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में कंजर्वेशन इंटरनेशनल नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो दुनिया के अलग अलग जो बायोडाइवर्सिटी वाइज जो रिच रीजन है उनको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई करते हैं। उसमें भारत के 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, उसमें से एक ये है नॉर्थ ईस्ट का रीजन, और उसी बायोडाइवर्सिटी ईस्टर्न हिमालय बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में आता है ये पक्के टाइगर रिजर्व, जहाँ पे ये पक्के हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जा रहा है। ये जो पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिसको हम लोग पक्के या पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहते हैं, इसके बेसिस पे यूपीएससी ने 2018 प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा था। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था आरएफआईडी टैग को लेकर के, सीधा सीधा आपको पता है तीसरा स्टेटमेंट गलत है। जैसे ही तीसरा स्टेटमेंट गलत होता है यू गेट द आंसर 1 and 2 ओनली। ब्रू रेफ्यूजीज, द agreement was quadripartite not tripartite. Second statement is correct. That's all from our side for today. Thanks for watching.